आज हम प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इससे पहले हमने एकविमीय गति के बारे में हमने पढ़ा था और साथ ही साथ द्विविमीय गति के बारे में भी देखा था और त्रिविमीय गति के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो जो प्रक्षेप गति जो है यह द्विविमीय गति का उदाहरण है। प्रक्षेप गति के अंतर्गत जब किसी वस्तु को हम किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं तो उस स्थिति में वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य जगह पर जाकर के गिरती है। तो वस्तु के इस प्रकार के गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं या प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। और इसमें हम जिस वस्तु को फेंकते हैं उसे हम प्रक्षेप्य कहते हैं। प्रक्षेप्य, प्रोजेक्टाइल। जिस वस्तु को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रक्षेप गति में जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो उस स्थिति में वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए पृथ्वी की किसी सतह पर अन्य जगह पर जाकर के गिर जाती है। तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं और उस वस्तु को जिसको फेंका गया है उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। इसके बाद इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में जैसे बंदूक से जो गोली छूटती है, तो जो बंदूक से जो छूटी गई जो गोली है उसका जो उदाहरण है वह प्रक्षेप गति का उदाहरण है। उसी प्रकार से जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं और जो बाल की जो गति है, जो उछलता है बाल, उसकी जो गति होती है उसकी गति भी प्रक्षेप गति का उदाहरण है। उसी प्रकार से जैसे बैडमिंटन का खेल है उसमें जो शटल कॉक की जो गति होती है वह भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है या प्रक्षेप गति का एग्जाम्पल है। जैसे लड़ाकू विमान है उसमें से हम जैसे बम गिराते हैं, लड़ाकू विमान से बम गिराया जाता है तो जो बम की जो गति है वह भी प्रक्षेप गति का उदाहरण है। यहाँ पर जो प्रक्षेप गति जब कोई वस्तु करता है तो जो प्रक्षेप पथ जो होता है, प्रक्षेप पथ हमेशा परवलयाकार होता है। प्रक्षेप पथ हमेशा परवलयाकार या पैराबोलिक होता है। और इसके किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस वस्तु के वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है। और फिर हमेशा यहाँ पर किसी वस्तु का जो वेग है उसको हम दो घटकों में बांटते हैं। एक कहलाता है उसका क्षैतिज घटक और दूसरा कहलाता है उसका ऊर्ध्वाधर घटक। प्रक्षेप के वेग को हम दो घटकों में बांट सकते हैं। एक घटक कहलाता है क्षैतिज घटक और दूसरा घटक कहलाता है ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक का जो मान है वह हमेशा, वेग का जो क्षैतिज घटक का जो मान है वह हमेशा नियत रहता है, जबकि उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक का जो मान है, वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह हमेशा परिवर्तनशील रहता है। इसका वजह यह है कि ऊर्ध्वाधर जो घटक है वह गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसके मान में लगातार परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति करती है तो उसके वेग का जो क्षैतिज घटक है वो हमेशा अपरिवर्तित या नियत रहता है और वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है उसका मान हमेशा परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर जो घटक जो होता है वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन कार्य करता है। इसके बाद हम यहाँ पर दो प्रकार के जो प्रक्षेप गति हैं उसके बारे में देखेंगे, जिसमें से पहला है, हम यहाँ पर दो प्रकार के प्रक्षेप गति के बारे में देखेंगे, जिसमें से पहला है आपका जब प्रक्षेप को
ऊंचाई से नीचे फेंका जाए जब प्रक्षेप को ऊंचाई से फेंका जाए। तो ये हमारा पहला है प्रक्षेप गति के लिए देखेंगे। और दूसरा है जब प्रक्षेप को पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा में क्षैतिज दिशा के साथ कोण बनाते हुए फेंका जाए। तो हम यहाँ पर दो प्रकार के प्रक्षेप गति के बारे में देखेंगे। पहला है जब प्रक्षेप को ऊंचाई से फेंका जाए उस स्थिति में प्रक्षेप गति कैसा होता है, और दूसरा जब प्रक्षेप को पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ कोण बनाते हुए फेंका जाए तो उस स्थिति में प्रक्षेप गति का जो समीकरण जो होता है या प्रक्षेप गति जो होता है वह किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब प्रक्षेप को ऊंचाई से फेंका जाए क्षैतिज दिशा में। जब प्रक्षेप को ऊंचाई से फेंका जाए पहला जो है वह है जब प्रक्षेप को ऊंचाई से, इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, क्षैतिज दिशा में फेंका जाए। क्षैतिज दिशा में फेंका जाए। जब प्रक्षेप को ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाए तो उस स्थिति में प्रक्षेप पथ का समीकरण कैसा होता है या उस स्थिति में प्रक्षेप गति कैसा होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जब माना किसी प्रक्षेप को प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु पृथ्वी की सतह पर एक दूरी पर जाकर गिरता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका यदि हम एक डायग्राम बनाएं तो क्षैतिज दिशा है, ये मूल बिंदु है O, और ये ऊर्ध्वाधर दिशा है। OX को हम क्षैतिज दिशा कहेंगे, OY को ऊर्ध्वाधर दिशा कहेंगे। अब इस बिंदु O से हम वस्तु को क्षैतिज दिशा मतलब OX की दिशा में फेंकते हैं तो उस स्थिति में ये इस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर आकर के गिरता है। इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट को अपन A से डिनोट करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह दूरी हो जाती है x के बराबर। और यदि मान लो ये जो दूरी है इसको हम y से डिनोट करें। माना किसी प्रक्षेप को मीनार की ऊंचाई से बोल सकते हैं इसको, इसमें एक शब्द, माना किसी प्रक्षेप को मीनार की ऊंचाई से प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु पृथ्वी की सतह पर x दूरी पर जाकर के गिरता है, इस पॉइंट पे आकर के गिरता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो u x का जो मान होता है वह होता है 0 के बराबर। और यहाँ पर जो इसका जो ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है u y का मान, ये स्मॉल g के बराबर होता है। यदि इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर इस दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचें तो इस दिशा में वेग का घटक कार्य करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें तो इस दिशा में
वेग का घटक कार्य करेगा और इस दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। तो इस प्रकार से होते हुए वह वस्तु बिंदु O से बिंदु A तक पहुंचता है और ये जो पद जो होता है OA, यह पद हमको यहाँ पर परवलयाकार मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए। पहले देखते हैं, इससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर वेग का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है और फिर त्वरण का मान यहाँ पर किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ux का मान u के बराबर रहेगा और फिर uy का जो मान है, uy का मान प्रारंभ में जब वस्तु को फेंका जाता है तो उस स्थिति में ux का मान u के बराबर रहता है। सॉरी, यहाँ पर ux का मान u के बराबर रहता है तथा uy का जो मान है प्रारंभ में वह 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर जो त्वरण का जो मान होता है, जो क्षैतिज त्वरण ax, क्षैतिज त्वरण ax का मान 0 के बराबर होता है और ay का मान गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए हम निकालेंगे समीकरण और क्षैतिज दिशा में गति के लिए समीकरण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए यहाँ पर देखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में जब वस्तु गति करता है उस स्थिति में uy का जो मान होता है वो 0 के बराबर है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए uy का मान 0 के बराबर है, ay का मान g के बराबर है तथा यदि विस्थापन, यहाँ पर जो विस्थापन है, ये विस्थापन बराबर कितना हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए जो विस्थापन का मान है O से लेकर के y तक कितना हो रहा है, y के बराबर। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए uy का मान 0 है, इस दिशा में वेग का जो घटक है वह 0 है, ay का मान जो है वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, ay का मान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है और फिर जो विस्थापन है वह किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण, यहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी के स्क्वायर से। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो हमको मिलेगा y बराबर uy का मान कितना है, 0 इंटू टी प्लस 1/2 ay का मान रखेंगे, ay का मान कितना मिलेगा, ये अपना g के बराबर है इंटू टी का स्क्वायर। या इसी को जब अपन आगे लिखते हैं तो आगे हो जाता है y बराबर 1/2 जी टी का स्क्वायर। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर पहला। इसके बाद हम क्षैतिज दिशा में जो प्रक्षेप गति करता है उसके लिए हम देखते हैं। अभी हमने देखा ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए, इसके बाद हम देखते हैं क्षैतिज दिशा में गति के लिए। इसके बाद देखिए क्षैतिज दिशा में गति के लिए, जब वस्तु क्षैतिज दिशा में गति करेगा तो उस स्थिति में उसका जो क्षैतिज जो घटक है वह प्रारंभिक वेग u के बराबर होगा और उस स्थिति में जो त्वरण का जो मान जो होता है, क्षैतिज त्वरण का मान 0 के बराबर होगा और फिर जो यहाँ पर जो विस्थापन जो हो रहा है क्षैतिज दिशा में किसके बराबर हो रहा है, x के बराबर। तो यहाँ पर देखिए क्षैतिज दिशा में गति के लिए ux का मान u के बराबर हो रहा है, ax का मान 0 होगा तथा विस्थापन
यहाँ पर विस्थापन किसके बराबर होगा? विस्थापन बराबर x। हम यहाँ पर पुनः गति का दूसरा समीकरण लेंगे, तो यहाँ पर मिटाकर लिखते हैं अब यहाँ पर देखिए क्षैतिज दिशा में गति के लिए ux का मान u है, ax का मान 0 के बराबर है तथा विस्थापन किसके बराबर है? x के बराबर है। तो उस स्थिति में यहाँ पर भी गति के द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण यहाँ पर कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू u x इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी का स्क्वायर। इससे अब हम यहाँ इस समीकरण में हम इन मानों को रखेंगे, तो इन मानों को रखते हैं तो x बराबर कितना मिलेगा? ux का मान कितना रखेंगे? u, तो u इंटू टी प्लस 1/2 ax का मान कितना रखना पड़ेगा यहाँ पर? क्षैतिज दिशा के लिए जो त्वरण का जो x दिशा में जो घटक है वह 0 के बराबर है, तो इसका मान कितना रखेंगे? 0 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो इसी को हम आगे लिख सकते हैं x बराबर u इंटू टी, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन इसलिए, या इसको हम लिख सकते हैं t बराबर x बटे u, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण नंबर 2 से हम t का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे हम? समीकरण 1 और 2 से जो t का मान है उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण जब 1 में रखते हैं तो ये हमको मिल जाता है y इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी, टी का मान कितना रखेंगे? x बटे u पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमको मिल जाता है y बराबर 1/2 जी u का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं। इसको तो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर तीसरा। अब समीकरण 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं आगे, इसके बाद देखिए समीकरण 3 से समीकरण 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू बी एक्स का स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है समीकरण नंबर 4, जहां b बराबर कितना है? किसके स्थान पर हम b का मान रखे हैं? 1/2 इंटू जी बटे यू का स्क्वायर, ये मान है g बटे 2u का स्क्वायर, बराबर एक किसका मान होता है? एक नियतांक होता है। यह क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण नंबर 4 जो हमको मिला है, समीकरण नंबर 4 एक परवलय का समीकरण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को या प्रक्षेप को ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उस प्रक्षेप का जो पथ जो होता है समीकरण 4 के अनुसार काहे का समीकरण होता है? एक परवलय का समीकरण होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर 4 एक परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप पथ का समीकरण परवलयाकार होता है। हम यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस चित्र में देखिए हम प्रक्षेप को एक मीनार की चोटी से फेंक रहे हैं यहाँ से, जिसकी ऊंचाई y के बराबर है। किस दिशा में फेंक रहे हैं? क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं। तो उस स्थिति में जो प्रक्षेप पथ का जो समीकरण है, तो प्रक्षेप पथ कौन सा है यहाँ पर?
कहाँ से कहाँ तक ये गति करता हुआ पृथ्वी की सतह पे पहुंच रहा है, OA। ये जो समीकरण है, OA का जो समीकरण है, ये समीकरण किसके बराबर मिल रहा है हमको, y बराबर bx स्क्वायर के बराबर मिल रहा है, जहाँ b बराबर कितना है, g/2u का स्क्वायर। और ये जो समीकरण जो है हमको एक परवलय का समीकरण मिलता है। चित्र में भी स्पष्ट ये एक परवलयाकार आकृति दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब प्रक्षेप को ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उस स्थिति में प्रक्षेप पथ का जो समीकरण होता है वह कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी स्थिति देखेंगे, जब हम पृथ्वी तल से प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर फेंकेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी स्थिति, जब प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा के साथ कोई कोण पर पृथ्वी तल से फेंका जाए। हमने पहली स्थिति देखा, जब प्रक्षेप को ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो उस स्थिति में प्रक्षेप पथ का जो समीकरण जो होता है वह परवलयाकार होता है, और वह समीकरण y बराबर bx के रूप का मिलता है, जहाँ b बराबर होता है g/2u का स्क्वायर। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। यहाँ पर दूसरी स्थिति है, जब प्रक्षेप को पृथ्वी की सतह से क्षैतिज के साथ किसी कोण से फेंका जाए। हमारी दूसरी स्थिति है, जब प्रक्षेप को पृथ्वी की सतह से क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाते हुए फेंका जाए, तो उस स्थिति में प्रक्षेप गति जो होगी वह किस प्रकार से होगी, और यहाँ पर प्रक्षेप पथ का जो समीकरण होगा वह कैसा होगा, यह हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लो ये मूल बिंदु है और ये y एक्सिस है। हम यहाँ से इस प्रकार से वस्तु को फेंकते हैं, कितना कोण बनाते हुए, प्रारंभिक वेग u से ये कोण थीटा कोण बनाते हुए हम वस्तु को फेंकते हैं। तो OX जो होगा पृथ्वी का तल होगा जो कि क्षैतिज दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और OY जो होगा ये हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम वस्तु को प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंक रहे हैं। तो उस स्थिति में इस पॉइंट पर वस्तु अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा, और इस अधिकतम ऊंचाई को हम h से डिनोट करते हैं, और इस स्थिति में जो वेग जो होगा वह ux के बराबर होगा। और यहाँ पर जो uy का जो मान है, यहाँ पर uy का मान 0 होता है। पृथ्वी का जो ऊर्ध्वाधर घटक का मान यहाँ पर 0 होता है। फिर जैसे जैसे प्रक्षेप आगे बढ़ता है, फिर से ऊर्ध्वाधर घटक का मान बढ़ने लगता है, और अंत में वस्तु यहाँ पर आकर के पृथ्वी की सतह से मिलता है। मान लो यह पॉइंट A के बराबर है। तो उस स्थिति में O से A तक की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज परास, जिसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कोई वस्तु
मूल बिंदु O से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से गतिशील है। माना कोई वस्तु मूल बिंदु है O, यहाँ से क्षैतिज के साथ, इस क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाता हुआ, थीटा कोण बनाता हुआ प्रारंभिक वेग कितने से गतिशील है, u से गतिशील है। तो इस स्थिति में हम वेग का जो घटक है उसको वेग को हम दो घटकों में बांट सकते हैं। एक घटक कहलाएगा उसका क्षैतिज घटक OX की दिशा में होगा, और दूसरा जो घटक होगा वो उसका ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगा जो कि OY की दिशा में होगा। मैंने आप लोगों को बताया था, यदि मान लो कोई राशि है उसको जब दो समकोणिक घटकों में बांटा जाता है तो उस स्थिति में जिस अक्ष के साथ वह जो राशि है वह कोण बनाता है उस ओर की दिशा को हम उस राशि के साथ cos थीटा के रूप में, गुणांक के रूप में लिखते हैं, और दूसरा जो घटक है उसको साइन के साथ sin थीटा के गुणांक के रूप में लिखते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर x अक्ष की दिशा में जो घटक होगा वह हो जाएगा u cos थीटा, और y अक्ष की दिशा में जो घटक होगा ये होगा u sin थीटा के बराबर। ठीक है, तो x अक्ष की दिशा में जो घटक होगा वह कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और y अक्ष की दिशा में जो घटक होगा वो कितना होगा, u sin थीटा। x अक्ष की दिशा में u cos थीटा, y अक्ष की दिशा में u sin थीटा। इस स्थिति में यहाँ पर लिख सकते हैं, इस स्थिति में वेग को दो घटकों में, दो समकोणिक घटकों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला घटक होगा क्षैतिज घटक। पहला घटक कहलाएगा क्षैतिज घटक, इसका मान होगा u cos थीटा के बराबर, और दूसरा जो घटक है वह है ऊर्ध्वाधर घटक, और इसका मान होगा u sin थीटा के बराबर। तो इस स्थिति में जो वेग है u है, वेग हमारा u है, उसको दो घटकों में बांटे हैं। एक है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक कितना है, u cos थीटा के बराबर है, और ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, u sin थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर जो क्षैतिज घटक जो है, क्षैतिज घटक मतलब ये ux का मान है u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक जो y है uy, उसका मान है u sin थीटा के बराबर। तो यहाँ पर जो क्षैतिज घटक का जो मान है u cos थीटा, इसका मान हमेशा यहाँ पर संपूर्ण गति के दौरान अपरिवर्तित रहता है, जबकि जो ऊर्ध्वाधर घटक जो u sin थीटा का जो मान है वह यहाँ पर गति के दौरान इसके मान में परिवर्तन लगातार होते रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम मूल बिंदु से वस्तु को फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो उस स्थिति में वस्तु का वेग, ऊर्ध्वाधर जो वेग है वह धीरे धीरे कम होता है, और इस पीक पॉइंट पे आकर के, सपोज इस पॉइंट को अपन B से डिनोट करें, इस पॉइंट B पर आकर के ऊर्ध्वाधर वेग का जो घटक है uy अर्थात u cos थीटा, इसका मान कितना हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे वस्तु जब आगे बढ़ती है, प्रक्षेप आगे बढ़ता है, तो उस स्थिति में इस ऊर्ध्वाधर जो घटक है या u cos थीटा बराबर uy जो है, इसका मान धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता है, और वस्तु या प्रक्षेप बिंदु A पर आकर के पृथ्वी की सतह से टकराती है, या बिंदु A पर पृथ्वी की सतह से आकर के वह मिलता है। तो इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर जो क्षैतिज घटक जो है ux जो है उसका मान u cos थीटा होता है, इसका मान संपूर्ण गति के दौरान स्थिर रहता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि u sin थीटा जो ऊर्ध्वाधर घटक है या uy के बराबर है, इसके मान में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रक्षेप पथ का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं क्षैतिज दिशा में गति के लिए।
इसके बाद हम देखते हैं प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ के समीकरण में हम पहले क्षैतिज दिशा में गति के लिए देखते हैं। क्षैतिज दिशा में गति के लिए क्षैतिज दिशा में गति के लिए मान लो वस्तु के द्वारा जो t समय में चली गई जो दूरी है या जो विस्थापन है वह x के बराबर है। माना t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी या इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर विस्थापन कितना है, क्षैतिज दिशा के लिए x है। तो माना t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन किसके बराबर है, x के बराबर है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो ux का मान जो है वह क्षैतिज घटक u cos थीटा के बराबर होता है ux का मान। और इस स्थिति में जो त्वरण है ax का मान जो है वह 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि संपूर्ण गति के दौरान यहाँ पर जो इसका जो वेग है वह अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित होने की वजह से यहाँ पर जो त्वरण जो होता है क्षैतिज त्वरण उसका मान भी 0 के बराबर होता है। तथा यहाँ पर विस्थापन कितना होगा, तथा विस्थापन बराबर कितना है, x है। तो गति के दूसरे समीकरण से गति का दूसरा समीकरण क्या है? यहाँ पर जब हम गति के दूसरे समीकरण को लिखेंगे तो विस्थापन बराबर होता है s बराबर ut, मतलब यहाँ पर ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर होगा ax इंटू टी का स्क्वायर। या इसी को जब हम आगे लिखेंगे तो आगे कितना लिख सकते हैं, ये x बराबर ux का मान कितना है, u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ax का मान 0 है इंटू टी का स्क्वायर। या इसी को आगे लिखेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर u cos थीटा इंटू टी, ये पूरा 0 हो जाएगा। या इसी को आगे लिखेंगे तो ये बराबर मिल जाएगा t बराबर ये मिलेगा x बटे u cos थीटा। इसको हम यहाँ पर दे देते हैं पहला समीकरण। हमको यहाँ पर पहला समीकरण मिला t बराबर x बटे u cos थीटा। इसके बाद देखिए ये तो हमने क्षैतिज दिशा के लिए देखा, क्षैतिज दिशा में गति के लिए देखा। तो क्षैतिज दिशा में गति के लिए हमको मिला मान x बराबर u cos थीटा इंटू टी, और यहाँ से हमने मान ज्ञात किया तो हमको मिला t का मान, t बराबर कितना मिला, x बटे u cos थीटा के बराबर। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए। इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए। यहां पर भी माना t समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, या इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर विस्थापन कितना है। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए हम जो विस्थापन है उसको हम किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर।
तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए जो t समय में वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है या जो विस्थापन है वह मान लो किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए वेग का जो ऊर्ध्वाधर जो घटक है, वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह किसके बराबर है, u y के बराबर है। और u y किसके बराबर है, u साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर देखिए u y u साइन थीटा के बराबर है। और यहाँ पर जो त्वरण जो है, त्वरण का मान किसके बराबर होगा, a y के बराबर होगा। और a y का मान किसके बराबर होगा, क्योंकि वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध वस्तु को फेंका जा रहा है, इसलिए a y का मान यहाँ पर हमको ऋणात्मक मिलेगा। तो इसका मान कितना मिलेगा, माइनस जी के बराबर। तथा विस्थापन कितना हो जाएगा, तथा विस्थापन बराबर y है। तो यहाँ पर पुनः गति के दूसरे समीकरण से, तो गति के दूसरे समीकरण से, तो गति के दूसरे समीकरण से अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिमिलरली जैसे पहले देखे थे क्षैतिज दिशा में गति के लिए, उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। विस्थापन है y बराबर u y इंटू टी प्लस 1/2 a y इंटू टी का स्क्वायर। अब हम इसमें मान रख देते हैं, इसमें मान रखेंगे तो ये हमको मिलेगा y बराबर u y का मान कितना है, u y का मान है u साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई का मान कितना है, माइनस जी। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस जी और फिर टी का स्क्वायर। या इसी को हम आगे देखते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाता है इसी को आगे देखिए, हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, माइनस हो जाएगा ये 1/2 जी टी का स्क्वायर, 1/2 जी टी का स्क्वायर। इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर दूसरा। तो इक्वेशन नंबर जो दूसरा जो मिला, इक्वेशन नंबर दूसरा कितना मिला, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हम समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से t का मान रखेंगे। यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से t का मान रखने पर, t का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, मान रखिए y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी का मान रखेंगे तो t का मान हो जाएगा x बटे u कॉस थीटा, फिर माइनस चिन्ह है 1/2 इंटू जी इंटू फिर यहाँ पर t का मान रखेंगे कितना, x बटे u कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, x बटे u कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर है। ये आगे हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर देखिए u से u कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x इंटू टेन थीटा माइनस 1/2 इंटू जी, ऊपर में देखिए x है, वर्ग है तो x का वर्ग बटे नीचे में हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी को हम आगे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y का मान मिला x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जो समीकरण नंबर जो 3 है यह एक परवलय का समीकरण है। किस प्रकार के परवलय का समीकरण है, यहाँ पर लिखते हैं
समीकरण 3 परवलय y इज इक्वल टू ax माइनस bx का स्क्वायर के समान समीकरण है। समीकरण 3 परवलय किसके समान का समीकरण है? यहाँ पर देखिए y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर के इस समान समीकरण है। यहाँ पर देखिए कंपेयर करें दोनों समीकरणों को तो y के बराबर इधर y है, x है, a के स्थान पर कितना है tan थीटा है और b के स्थान पर पूरा कितना है 1/2 इंटू जी बटे यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जी यू और थीटा कैसे हैं? कांस्टेंट हैं। तो इस प्रकार से जो समीकरण जो 3 है काहे का समीकरण है? प्रक्षेप पथ का समीकरण है। जब हम प्रक्षेप को पृथ्वी की सतह से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण से फेंकते हैं तब। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः प्रक्षेप्य पथ का समीकरण कैसा होता है? परवलयाकार होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर जब कोई प्रक्षेप पृथ्वी की सतह से क्षैतिज के साथ किसी कोण से फेंका जाता है तो उस स्थिति में उस प्रक्षेप के पथ का जो समीकरण होता है क्या मिलता है? परवलयाकार मिलता है। यहाँ पर चित्र में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये देखो O से B और B से जो A तक का जो पथ है ये काहे का समीकरण कहलाता है? काहे का पथ कहलाता है? प्रक्षेप पथ कहलाता है। और कैसा दिख रहा है? एक परवलय के समान हमको दिखाई दे रहा है। और इसका जो समीकरण मिला है, हमारा जो समीकरण नंबर 3 है वह प्रक्षेप पथ का समीकरण है। इसके बाद अगली जो कक्षा होगी उसमें हम यहाँ पर जब प्रक्षेप पृथ्वी की सतह से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण से फेंका जाता है उसके लिए हम अधिकतम ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है और फिर जो क्षैतिज परास है और जो उड्डयन काल का जो मान है, उड्डयन काल किसे कहेंगे? यहाँ से जब हम वस्तु को फेंकते हैं तो यहाँ तक आने में, मूल बिंदु से लेकर के ए तक आने में जितना समय लेता है उसे हम वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं। इसके लिए हम सूत्र की स्थापना करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।